लर्निंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आज मैं श्रवण सर एक पोएम लेके उपस्थित हूँ और ये पोएम को कंपोज किया है एक अमेरिकन पोएट जो अमेरिका के जाने माने पोएट रह चुके हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपका सिलेबस का पोएम है, ठीक है। तो इस पोएम के माध्यम से पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक मैसेज देने की कोशिश की है और वो मैसेज ये है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं, मोमेंट आते हैं जहाँ पे उन्हें डिसीजन लेना होता है, चॉइस करना होता है, मेक अ चॉइस आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस, ठीक है। और वो जो चॉइस करते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं, वो उसके आगे के लाइफ को प्रभावित करता है, ठीक है। इसी पे ये कविता उन्होंने लिखा है और ये उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव पर है। उनके जीवन में भी ऐसे मोड़ आए थे जिसमें उन्हें एक डिसीजन लेना था और उन्होंने जो डिसीजन लिया उसी से उनकी बाकी का जीवन प्रभावित हुआ। वो अच्छा या बुरा दोनों तरह से हो सकता है। अब कभी आगे बताते हैं उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। मैं थोड़ी सी घटना के बारे में बताऊं कि बचपन से उन्हें लिटरेरी क्रिएशन में इंटरेस्ट था, पोइट्री क्रिएशन में इंटरेस्ट था। तो जब बड़े हुए बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की तो इतने पैसे नहीं थे कि वो सारे पब्लिश करा पाते। तो नौबत ये आ गई कि अपनी पैटर्नल लैंड को, ठीक है, उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थे वो भी बेचने की नौबत आ गई। लेकिन ये गारंटी नहीं था कि अगर वो बेच देता तो वो पब्लिश हो ही जाता तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बाकी जीवन में उनका जो होना था होता, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इस तरह की मोड़ आते हैं जीवन में जहाँ डिसीजन लेना होता है। तो पहले हम लोग उस पोएम को पढ़ेंगे, फिर इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम इस्तेमाल हुआ है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग पोएम में। बुक सामने रख लेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। चलो पढ़ते हैं पोएम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड look down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। आसानी से आप समझ सकते हो बात को, थोड़ा सिंबॉलिक है, ठीक है। और पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल उन्होंने किया है इस पोएम में। क्या है देखिए, कहता है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, कि दो रोड इस तरह से फॉग की तरह बटा है एक येलो वुड में। तो अब यहाँ देख लीजिए कि डाइवर्स मतलब तो समझ गए, इसको डाइवर्जन कहते हैं, ठीक है। येलो वुड क्या है, ये सिंबल है, ये सिंबलाइज करता है ऑटम सीजन। येलो माने पीला, वुड मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है, येलो फॉरेस्ट। तो येलो फॉरेस्ट होता नहीं है, क्या होता है कि इन ऑटम सीजन ऑल द लीव्स ऑफ ट्री टर्न येलो एंड दे फॉल ऑफ एंड अगेन इन स्प्रिंग सीजन द न्यू लीव्स कम आउट, ठीक है। तो क्या होता है कि पुराने पत्ते झड़ जाने से या पुराने पत्ते पीले पड़ जाने से जंगल पूरा पीला पीला दिखता है। तो वही कहता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood। और चूंकि मैं अकेला एक यात्री था तो एक साथ दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता था, मुझे एक चुनना था। तो इसलिए मैं देर तक उस मोड़ पे खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। फिर आगे कहते हैं कि लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ्स। और एक सड़क को तब तक मैं देखता रहा जब तक वो झाड़ी में जाके अदृश्य नहीं हो गया, मतलब आगे वो दिखना बंद नहीं हो गया। देन टुक द अदर, फिर मैं दूसरा रास्ता लिया, पहला को छोड़ दिया, दूसरा रास्ता। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लिप, शायद उस समय मुझे वही अच्छा लगा कि इसी रोड से चलना मुझे अच्छा आसान होगा या फिर मेरे लिए अच्छा है। एंड उसके बाद कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। अब कारण भी बताते हैं कि क्यों मैंने उस रोड को चुना, क्योंकि उस पर लोग चले नहीं थे, ठीक है। जब हम लोग ग्रासी रोड में चलते हैं तो क्या होता है कि वी क्रस विथ आवर फीट द ग्रासेस, तो हमारे पैर से वो कुचल जाते हैं, लेकिन वो कुचले नहीं थे।
तो इसका मतलब होता है कि उसमें लोग चले नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि इस रोड पे चल के देखता हूँ। एक जोखिम भरा काम था। Perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the sea. ठीक है, लेकिन अगर दोनों में चला हुआ होता तो दोनों ही रोड के जो ग्रासेस है वो कुचला हुआ होता, लेकिन अगर दोनों में कोई चला नहीं है तो फिर वैसे ही होते। ठीक है, तो उन्होंने ये कंपैरिजन ये किया कि जिस पे लोग कम चले थे, ऐसे लीक जहाँ बना होता है जिस पे रोड बहुत सारे लोग चलते हैं, वो चलना आसान होता है इसलिए बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन जो कठिन होता है उस पर कम लोग चलते हैं। कहने का तात्पर्य यही था, इसलिए मैंने उस रास्ते को चुना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, हालांकि दोनों सड़कें उस दिन समान रूप से था, किसी पर लोग नहीं चले थे। क्योंकि ये पता कैसे चला उनको, आगे कहते हैं कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कि दोनों रास्ते पर जो पत्ते गिरे थे पेड़ों से वो कुचले नहीं गए थे। क्योंकि when we walk on the road and if there is dry leaves, yellow leaves there that get crushed, ठीक है, under our feet, तो हमारे पैरों के नीचे वो कुचल जाता है। अब कहता है ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहला रास्ता छोड़ दिया कि उस पर दूसरे दिन चलूंगा मैं कभी। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे एंड आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ये जानते हुए कि एक रास्ते फिर दूसरे रास्ते पर ले जाता है, दूसरे तीसरे रास्ते पर। फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ कि अभी आप 9 के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप मैट्रिक कर लोगे। आफ्टर मैट्रिकुलेशन आप अगर साइंस स्ट्रीम को लेके पढ़ते हो तो साइंस पढ़ा, फिर इंजीनियरिंग किया, वहाँ अगर किसी तरह के आपको लगता है कि अब सफल नहीं हो पाए तो क्या फिर से आप आर्ट्स लेने के लिए आप फिर से इंटर में आओगे, एडमिशन लोगे, फिर से मैट्रिक में पढ़ोगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये संभव नहीं है। एक फिर वहीं से आगे चुनेगा आदमी कि अब क्या करना चाहिए, अगर इसमें सफलता नहीं मिली तो आगे दूसरा रास्ता देखेंगे, वापस नहीं आता। तो वही कहता कि मैं ये जानते हुए कि इस जगह पे आना मुश्किल है, क्योंकि एक रास्ते फिर दूसरे रास्ते तीसरे रास्ते में ले जाता है, ये मैं इसमें मुझे संदेह था, फिर भी मैं ये कहकर छोड़ा कि उस पर मैं बाद में चल लूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब लास्ट स्टेज में वो कहते हैं कि उसके परिणाम के बारे में बताते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। कहता कि वर्षों बाद ऐसा मैं आहें भरते हुए कहता हुआ मिलूंगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड, के एक जंगल में दो रास्ते पड़े थे। एंड आई टुक वन, और मैं एक रास्ते को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण हमारे जीवन में जो फर्क आया। ठीक है, लेकिन एक बात वहाँ पे उनकी समझ में आती है कि वो कहते हैं कि आहें भरते हुए, ये जीवन के अनुभव के बाद लिखी कविता है, ठीक है, तो आहें भरते हुए कह रहे हैं, इसका मतलब वो उस डिसीजन से वो सुखी नहीं थे, कहीं ना कहीं दुख था, क्योंकि दुख में ही लोग आहें भरता है। ठीक है, यहाँ पे है ना, वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस डिसीजन से प्रभावित हुए थे और वो खुश नहीं थे, इसलिए वो कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, कि आहें भरते हुए मैं ये कहता हुआ मिलूंगा। तो ये पोएम हो गए, आप समझ गए। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और जो राइमिंग स्कीम है उसको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये पोएटिक डिवाइसेस पहले पढ़े हैं, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि किसको कहते हैं मेटाफोर, सिंबोलिज्म, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, राइमिंग स्कीम, पहले उसको समझ लीजिए आप। मेटाफोर किसको कहते हैं? ये एक पोएटिक डिवाइस है। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं जो भाषा को, लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसके, ठीक है, तो उसमें से कुछ यहाँ पे, जैसे मेटाफर क्या है, ये दो डिसिमिलर थिंग को डायरेक्ट कंपेयर करता है और ऐसा लगता है जैसे एक की जगह पे दूसरा रख दिया। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कहें कि माय पेन इज माय स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड एक तलवार, पेन एक कलम, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी कलम ही मेरा तलवार है। इसका मतलब उसमें समानता अगर कुछ देख रहा हूँ तो पावर का, तो मैं अपने कलम को सीधे तलवार की जगह पे रख देता हूँ, तलवार कलम को ही मैं तलवार मान लेता हूँ। तो इस तरह की जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है उसको हम मेटाफर कहते हैं, ठीक है। जैसे चॉइसेस की जगह पे हम यहाँ पे रूट्स रख दिया,
डाइवर्स रूट्स, है ना कि हमारे जीवन में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, उसमें डिसीजन लेना होता है, उसी तरह चॉइसेस के जगह पे यहाँ रूट, तो ये क्या हो गया मेटाफोरिकल उसका यूज है। दूसरा सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म की चर्चा अभी मैंने की कि प्रतीकात्मक, जैसे येलो वुड किसको सिंबोलाइज कर रहा है, ये ऑटम सीजन को, पतझड़ का मौसम को। तो ये सिंबोलिज्म समझ में आ गया कि जब हम किसी चीज को किसी दूसरे प्रतीक के द्वारा दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। फिर है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन उसको कहते हैं, अब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं तो ये डिफाइन कर देता, इसमें आप खोज के रखो, और अगर नहीं बना तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये चार्ल्स स्ट्रेंजर का पोएम है, आप आसानी से खोज लोगे अगर ये समझ में आपको आ गई तो। एलिट्रेशन किसको कहते हैं कि जब एक ही लाइन में सेम साउंड से स्टार्ट होने वाला दो या दो से अधिक वर्ड होता है, ठीक है। जैसे सी गॉट इनटू स्लम्बर स्लोली, तो सी एस से स्टार्ट हो रहा है, स्लम्बर एस से स्टार्ट हो रहा है, स्लोली एस से स्टार्ट हो रहा है, तो तीन वर्ड एस से स्टार्ट होने वाले। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। बात क्लियर है, अब इसमें कहा हुआ आप देख लोगे। दूसरा है रिपीटेशन, जब सेम वर्ड दो या दो से अधिक बार रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन। जैसे ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ठीक है, तो ब्लो ब्लो का रिपीटेशन हुआ है तो इसको कहते हैं रिपीटेशन। फिर आगे आते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मतलब होता है कि जो लाइन के अंतिम वाला वर्ड जो राइम करता है दूसरे से, जैसे पहला स्ट्रेंजर देख लो, आप समझ में आ जाएगा। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो बुक, ये ए हो गया, दूसरा लाइन अलग है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो लास्ट में वुड बोथ राइम नहीं करता है, दोनों मैच नहीं करता है। तीसरा देखो, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो वुड स्टूड दोनों मिल रहा है, अंतिम साउंड दोनों का मिलता हुआ होता है, तो पहला को ए मानेंगे, दूसरा को बी, तीसरा को फिर ए मानना होगा क्योंकि ये मिल रहा है। फिर एंड बुक, चौथा लाइन में आता हूँ, फोर्थ लाइन में, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो वुड स्टूड कुड में मैच कर रहा है। तो अगर पहला ए माने थे, दूसरा भी माने थे, तीसरा भी ए मानेंगे, चौथा को भी क्या मानेंगे, ए मानेंगे, माना है। और लास्ट वाला फिर आपका बोथ से राइम कर रहा है, जैसे अंडर ग्रोथ और बोथ, तो दूसरा लाइन लास्ट लाइन से पांचवा लाइन से मैच कर रहा है, तो पहला दूसरा को अगर बी माने थे तो लास्ट को भी बी मानते हैं। इस तरह हर स्टेंजा को उसी क्रम में लिखा गया है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके जो ये दो काम आप करेंगे, इसमें एलिट्रेशन का है, रिपीटेशन का है, ये खोजेंगे आप, ठीक है। आज इतना ही, गुड बाय।